से प्रस्तुत हुई हूँ आपके समक्ष आपके जो कक्षा चौथी के अध्याय को लेकर। तो इससे पहले हमने इसका पठन अभ्यास किया, अच्छे से समझा, लेकिन आज हम क्या करेंगे, इसकी पुनरावृत्ति करेंगे तथा इस अध्याय में आए कुछ शब्दों के अर्थ देखेंगे तथा इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर समझेंगे। तो देखिए, इसकी हम पुनरावृत्ति करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, हमारा यह अध्याय एक यात्रा वर्णन है। अब यात्रा वर्णन क्या होता है? देखिए बेटा, जब हम लोग कहीं घूमने जाते हैं, ठीक है, और वहाँ से हम घूम के आ जाते हैं तो हम अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, अपने नेबर्स को बताते हैं, सभी को बताते हैं कि हम वहाँ घूमने गए थे। फिर जो हम बताते हैं कैसे, कब गए थे, किससे गए थे, कैसे गए थे, कब पहुँचे, वहाँ क्या देखा, क्या किया, क्या खाया, क्या पिया, कब आए। जब इस चीज को हम पूरे विस्तृत तरीके से विस्तृत रूप में बताते हैं, उसे ही हम यात्रा वर्णन कहते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे अध्याय की मुख्य पात्र हैं आरजू, वो अपनी यात्रा का वर्णन कर रही हैं। जैसे कि इस वीडियो को जब हमने शुरू किया था तो हमने मसूरी की यात्रा की थी। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। बहुत से जगहों के बारे में आपने देखा होगा, आपको जानकारी मिली होगी। तो उन्हीं जगहों को आरजू ने भी देखा था, उनके बारे में बताया था, और उसने ये भी बताया था कि उन जगहों को देखकर उसको कैसा लगा। ये सारा चीज हमारा किस में आता है? यात्रा वर्णन में। तो हम शुरू करते हैं आरजू की यात्रा। तो आरजू कौन है? आरजू बेटा 10 साल की एक छोटी सी बच्ची है जो कि दिल्ली में रहती है अपने मम्मी पापा और अपने छोटे भाई रचित के साथ। ठीक है, तो आरजू के छोटे भाई का क्या नाम है? रचित। तो एक दिन वो मतलब कि शाम को अपनी गाड़ी से दिल्ली से मसूरी के लिए निकलते हैं। उसके पापा ड्राइव कर रहे होते हैं, आरजू और उसका भाई रचित दोनों पीछे की सीट पर बैठे खेल रहे होते हैं। तो आरजू कहती हैं कि खेलते खेलते कब मुझे नींद आ गई, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला। अगली सुबह जब 6 बजे मैं उठी, मैंने खिड़की से बाहर देखा तो मैं आश्चर्यचकित रह गई। बाहर का वातावरण इतना सुंदर, इतना मनमोहक था कि जो मेरे शरीर में क्या आ गई, एक ताजगी आ गई, स्फूर्ति आ गई। तो स्फूर्ति का अर्थ क्या हुआ? ताजगी। तो मेरे अंदर एक ताजगी आ गई कि बाहर क्या था? बाहर था बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ थी, उन पे बर्फ थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और हरे भरे पेड़ थे जो कि लहलहा रहे थे। तो कहती हैं कि उस वातावरण को देखकर मेरे शरीर में एक एनर्जी आ गई, एक ताजगी आ गई। हालांकि हमने रात भर सफ़र किया था, यह अर्जुन ने बोला कि हमने रात भर सफ़र किया था, लेकिन मेरे चेहरे पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, कोई नामो निशान नहीं था। मेरे मतलब कि मेरे चेहरे पर कोई थकान नहीं थी। किसको देखकर थकान नहीं थी? उस बाहर के वातावरण को देखकर थकान नहीं थी। क्योंकि बेटा जब हम रात भर जब सफ़र करते हैं तो हम थक जाते हैं ना, लेकिन आरजू नहीं थकी थी। क्यों नहीं थकी थी? किसको देखकर नहीं थक रही थी? वो बाहर के वातावरण को देखकर। ठीक है, फिर वो कहती हैं कि हम चलते गए चलते चलते हम हम मसूरी पहुंच गए। हमने वहाँ पर एक होटल बुक किया हुआ था जो कि कैमल बैक रोड पर ही था, मतलब कि रोड पर स्थित था। तो उनका होटल कहाँ पर था? कैमल बैक रोड पर। याद रखिएगा बेटा, ये छोटे छोटे एक एक नंबर के प्रश्न बनेंगे कि आरजू के पापा ने जो होटल बुक किया था वो कहाँ पर था? कैमल बैक रोड पर स्थित था। अब वो वहाँ पे जाते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, फ्रेश होते हैं। तो उसके पापा ने अब पूरी रात भर ड्राइव किया था तो वो बेचारे थक गए थे। वो कहते हैं कि थोड़ा सा हम आराम कर लेते हैं, लेकिन आरजू और उसका भाई आराम करने के लिए तैयार नहीं थे। उनको तो वहाँ घूमना था, बाहर का वातावरण देखना था। तो ये सारी चीज़ें उनकी जो मम्मी होती हैं वो भांप लेती हैं कि बच्चे कमरे में रहना नहीं चाहते हैं, बल्कि बच्चे बाहर घूमना चाहते हैं। तो वो उनके पापा को वहीं छोड़ के उन्हें बाहर घुमाने के लिए ले आती हैं। तो वो कैमल बैक रोड पर जब चलना शुरू करते हैं तब आरजू को पता चलता है कि उस रोड को कैमल बैक रोड क्यों कहते हैं। जैसे हमने अभी वीडियो में देखा था ना
वो रोड कैसा था, कभी इतना ऊंचा था, कभी फिर नीचे आ जाता था, फिर सीधा हो जाता था, फिर ऊपर चला जाता था। तो इसीलिए उस रोड को कैमल बैक रोड कहा जाता है। किस कारण से कि उस रोड को, वह रोड ऐसा लगता था जैसे कि किसी ऊंट की पीठ हो। जैसे आपने ऊंट की पीठ देखी है ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे होती है ऊंट की पीठ, उसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं। तो इस तरीके से ही वो रोड था। अब वो चलते चलते थक गए थे, क्योंकि जो रास्ता था वो बहुत कठिन कठिन था। तो फिर वो एक रेस्तरा, रेस्तरा मतलब रेस्टोरेंट, ठीक है, ढाबे पर जाते हैं और वहाँ पर वो आलू के पराठे खाते हैं। तो तभी थोड़ी देर में आरजू के पापा भी वहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि आरजू के पापा का भी मन उस कमरे में नहीं लगता है। वो भी आलू के पराठे खाते हैं। तो वो आलू के पराठों का मज़ा ले रहे होते हैं। तो तभी उनके पापा उनको एक उंगली से ऐसे करके इशारा करते हैं कि हम उस वाली पहाड़ी पर जाने वाले हैं। तो जो सामने वाली पहाड़ी थी बहुत ऊंची थी। उसको देखकर आरजू घबरा जाती है कि पापा हम कैसे इस पहाड़ी पर ऊपर जाएंगे। तो तभी उसके पापा बताते हैं, एक स्थान पर लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि बेटा ये एक उड़न खटोला है, इसके द्वारा हम इस पहाड़ी पर जाएंगे। तो उनकी मम्मी उनको बताती हैं, बेटा इसे गन हिल कहते हैं। क्या कहते हैं, कौन सी पहाड़ी थी वो, गन हिल, ठीक है। और किस में जाने वाले थे, उड़न खटोला क्या होता है बेटा, जैसे मैंने आपको दिखाया बेटा, ऐसे तार होते हैं और उस पर एक ऐसा कैबिन सा होता है और वो तारों के सहारे से चलता है, तो उसमें उसको उड़न खटोला कहते हैं। तो फिर आरजू खुश हो जाती है कि हम उड़न खटोले के द्वारा गन हिल पर जाएंगे। तो वो उस उड़न खटोले में जाते हैं। तो जो आरजू है वो बिल्कुल खिड़की से सट कर बैठती है। अब सट कर मतलब कि चिपक कर, बिल्कुल खिड़की के पास। कहाँ पर बैठती है, बिल्कुल खिड़की के पास। उसके बाद वो बाहर का नज़ारा देख रही होती है, जो उसे बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही मनमोहक लगता है। जैसे जैसे वो उड़न खटोला ऊपर की तरफ जाता है, वैसे वैसे सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, छोटी होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे क्या होता है ना, जैसे जितना जितना ऊपर हम जाते हैं उतनी उतनी चीज़ें हमें क्या छोटी छोटी लगने लग जाती हैं। तो ऐसे ही आरजू को लग रही थी। तो थोड़ी देर में जो उड़न खटोला है वो उनको कहाँ उतार देता है, पहाड़ी पर उतार देता है। जब वो पहाड़ी पर जाती हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ा मैदान देखती हैं, जहाँ पर बहुत सारी दुकानें थीं, रेस्टोरेंट था, और बहुत सारे लोग वहाँ पर घूम रहे थे। तो वो सभी वहाँ से उतर जाते हैं। उतर के वो एक रेस्टोरेंट में घूम बैठ जाते हैं। तो उनके पापा उन्हें उसी मैदान के एक किनारे पर लेके जाते हैं और बताते हैं कि बेटा जो सामने तुम छोटे ये बड़े बड़े पहाड़ देख रहे हो ना, ये हिमालय पर्वत की ही एक श्रृंखला है, मतलब हिमालय पर्वत का ही एक छोटी सी चोटी है जो आपको यहाँ से दिख रहे हैं। तो जो आरजू है उनको देखकर बहुत खुश हो जाती है। ठंडी ठंडी हवा, वहाँ और भी ज़्यादा हवा चल रही होती है। जैसे बेटा हम ऊपर जाते हैं तो हवा और भी ज़्यादा ठंडी हो जाती है ना, क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा होती है वहाँ पे, तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। लेकिन आरजू को वो सब बहुत अच्छा लग रहा होता है। तभी क्या होता है, एकदम से ठंडी बहुत तेज हवा चलती है और जो हिमालय पर्वत की श्रृंखला थी ना वो गुम हो जाती है। अब ये नहीं वहाँ से गायब हो गई, बल्कि उस पर क्या आ जाते हैं, बादल आ जाते हैं, बादल उसको ढक लेते हैं। तो जिसके कारण क्या, जो हवा है वो और भी ठंडी हो जाती है। तो जो आरजू है ना वो इस तरीके से अपनी बाहें फैला के और ऐसे करके उस हवा का आनंद ले रही होती है। तो उसको देखकर उसका भाई भी ऐसे ही हाथ खोल के और उस हवा का आनंद लेने लगता है और एक्टिंग करने लग जाता है। तो जो उसके मम्मी पापा होते हैं और जो वहाँ पर जो यात्री होते हैं, वो पर्यटक होते हैं, तो वो क्या कर, टूरिस्ट, पर्यटक को बोलते हैं टूरिस्ट या हिंदी में, और यात्री, तो वो सब देखकर हंसने लग जाते हैं। तो करीबन 2 घंटा वो उस पहाड़ी पर बिताते हैं। कहाँ पर, गन हिल पर। तो फिर वो उसको ये तो पता चल जाता है ये गन हिल है, पर इसको गन हिल क्यों कहते हैं ये आरजू को पता नहीं होता है। अब आरजू आरजू को ये बताता है उस होटल में काम करने वाला, उस रेस्टोरेंट में काम करने वाला एक व्यक्ति। तो वो उससे पूछती है कि भैया इसको गन हिल क्यों कहते हैं। तो बताता है कि आज़ादी से पहले यहाँ पर आर्मी की तरफ से एक गन में गोली दागी जाती थी, मतलब एक गन से गोली दागी जाती थी, जो रोजाना उसी समय पर दागी जाती थी, मतलब चलाई जाती थी। तो सब लोग अपनी घड़ियों को उस गोली के टाइम के अनुसार मिला लेते थे, जिससे उनकी घड़ियां सही हो जाती थी। तो तब से इसका नाम गन हिल पड़ गया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है या झूठ है ये आरजू को नहीं पता था। उसने जैसा बताया
ऐसा ही उसने मान लिया। तो अब वो 2 घंटे बाद वहाँ से नीचे आ जाते हैं। जब नीचे वो कैमल बैक रोड पे आते हैं तो वहाँ से फिर वो एक रिक्शा लेते हैं। एक रिक्शा लेने के बाद वो जाते हैं कंपनी बाग। अब देखिए पहली जगह वो कहाँ गए थे, कहाँ पर गए थे, गन हिल पर। वहाँ पर कितना समय बिताया उन्होंने, 2 घंटे। अब वो कहाँ जाने वाले हैं, कंपनी बाग। कंपनी बाग किससे जाएंगे, रिक्शे से। और गन हिल कहाँ गए थे, किससे गए थे, उड़न खटोले से। ये याद रखिएगा बेटा। तो देखिए एक रिक्शा वाला कर लेते हैं वो, तो उसमें रिक्शे में बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारा रिक्शे वाला था ना वो भी बहुत हंसमुख था, वो हमें बहुत अच्छी अच्छी जगह घुमाता हुआ ले जा रहा था, दिखा रहा था, जो एक जगह दूसरी जगह से बहुत सुंदर लगती थी, और बीच बीच में हमारे फोटो भी खींच रहा था वो। ठीक है, तो फिर वो कहते हैं कि लगभग आधे घंटे बाद हम कहाँ पहुँच जाते हैं, कंपनी बाग पहुँच जाते हैं। तो रिक्शे वाला बोलता है कि यहाँ पर मैं आपको 1 घंटे देता हूँ, 1 घंटे में मैं यहीं पर आपको मिलूंगा और आपको छोड़ दूंगा, वापस भी मैं ही आपको लेकर जाऊंगा। तो जो आरजू के पापा हैं वो टिकट ले आते हैं, क्योंकि बेटा कंपनी बाग को देखने के लिए क्या लगती थी, टिकट लगती है। तो आरजू के पापा टिकट ले आते हैं, तो वो चारों कहाँ जाते हैं, कंपनी बाग में जाते हैं। और कंपनी बाग का वातावरण बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा था। वहाँ पर बहुत तरीके के फूल लगे हुए थे। मैंने दिखाया था ना आपको वीडियो में कंपनी बाग का चित्र। बहुत ही सुंदर सुंदर वहाँ पर वो थे, क्या कहते हैं, फूल थे, पेड़ थे, पौधे थे। वहाँ पर मैन मेड जो था वो वाटरफॉल था, झरना था, मनुष्य को द्वारा बनाया गया झरना था। और उस झरने के पास एक तालाब था और एक झील भी थी। तो बताएंगे धीरे धीरे क्या किया उसने, आरजू ने। तो आरजू कहती है कि जैसे ही मैं फूलों को देख रही थी तो एक तितली मेरे हाथ पे आकर बैठ जाती है। जब मेरे वो हाथ पे बैठ जाती है तो मैं बिल्कुल भी नहीं हिलती हूँ, क्योंकि जो आरजू है वो ये चाहती है कि वो तितली मेरे हाथ से ना उड़े। तो वो ऐसे ही बैठी रहती है। तो धीरे 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 बहुत सारी तितलियाँ वहाँ पर आ जाती हैं। कोई तितली उनके सर पे बैठ जाती है, कोई इस हाथ पे बैठ जाती है, कोई कंधे पे बैठ जाती है, कोई इधर बैठ जाती है। और तो इस तरीके से बहुत सारी तितलियाँ उसके पास आ जाती हैं। तो तभी उसको जो फोटो है उनकी जो मम्मी है खींच लेती हैं। फिर आगे क्या होता है, आगे देखिए, आगे वो जाते हैं अंदर और कंपनी बाग में। तो वहाँ वो देखते हैं मानव निर्मित झरना होता है, जिसे मैन मेड वाटरफॉल कहते हैं। वो इंसानों ने बनाया है, प्रकृति से नहीं बना है। ठीक है, तो वहाँ कहते हैं उसको देखते हैं, वो भी बहुत सुंदर लग रहा होता है। और उसके साथ एक झील होती है, एक झील, उस झील में उसका भाई रचित और उसके पापा क्या करते हैं, बोटिंग करते हैं, नौका विहार। ठीक है बेटा, नौका विहार अर्थात बोटिंग करते हैं। और जो आरजू है और आरजू की जो मम्मी है वो जो उस झील के पास एक छोटा सा तालाब था उसमें बहुत सारी मछलियाँ थी, उन मछलियों को वो वहाँ से दाना खिलाती हैं। वो कहती हैं कि लगभग 1 घंटा बिताने के बाद, क्योंकि उस रिक्शे वाले ने उन्हें कितना समय दिया था, 1 घंटा दिया था, है ना। तो कहते हैं 1 घंटा बिताने के बाद हम वापस कहाँ आ जाते हैं, रिक्शे वाले के पास आ जाते हैं। और रिक्शा वाला हमें कहाँ छोड़ देता है, रिक्शा वाला हमें मॉल रोड छोड़ देता है। अब मॉल रोड पे बहुत सारी दुकानें आरजू को दिखाई देती हैं। तो वो अपने परिवार वालों के लिए उपहार खरीदते हैं, गिफ्ट खरीदते हैं। और वो अपने घर के लिए, घर की सजावट के लिए भी एक लकड़ी की घड़ी लेती है, जो कि बहुत सुंदर लगती है। तो मॉल रोड में घूमते घूमते वो बहुत थक जाते हैं। तो उनके पापा और मम्मी कहते हैं चलो बेटा अब हम अपने कमरे पर चलते हैं, अर्थात जो उनका होटल था वहाँ चलते हैं। तो इसलिए वो वापस आ जाते हैं थकान के कारण। लेकिन वहाँ पर आकर आरजू को पता चलता है कि आज ही वो सब वापस जाने वाले हैं। अर्थात उनकी मम्मी कहती है कि अब हमें वापस जाना होगा, क्योंकि आपके पापा जी के कार्यालय अर्थात ऑफिस में एक ज़रूरी काम आ गया है, जो आपके पापा जी के बिना नहीं हो सकता है, इसीलिए आज ही हमें जाना पड़ेगा। तो जो आरजू है वो बहुत मायूस हो जाती है, रोनी सी शक्ल बना लेती है। रोनी सी शक्ल का मतलब होता है बेटा, रोते नहीं है लेकिन रोनी जैसी शक्ल हो जाती है। तो वो कहती है कि अभी तो मैंने लाल टिब्बा भी नहीं देखा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं देखी हैं। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, हम दोबारा यहाँ पर घूमने आएंगे, जो चीज़ें आपने यहाँ पर अभी नहीं देखी हैं वो चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो तब आरजू जाके थोड़ी सी खुश हो जाती है कि इसलिए कि वह दोबारा भी इस जगह पर आएगी। तो इस तरीके से उनकी एक दिन की यात्रा यहाँ पर समाप्त हो जाती है। वो एक दिन की यात्रा करने के बाद वापस दिल्ली आ जाते हैं। तो ये था हमारा
पाठ पहाड़ों की रानी। तो यहाँ पर जो आरजू है उसने एक दिन में बहुत सारी चीज़ें देखी, उसकी यात्रा बहुत अच्छी रही, सारी पूरी यात्रा के बारे में आपको उन्होंने बताया। तो इस देखिए अब इस पाठ में कुछ शब्द आए थे जिनके अर्थ हमने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि स्फूर्ति। मैंने आपको समझाया था ना बेटा, स्फूर्ति का मतलब क्या होता है, ताजगी। नामो निशान, नामो निशान मतलब पता या चेन। भाप, भाप लेना का मतलब होता है अंदाजा लगाना। सटकर, सटकर का अर्थ होता है चिपक कर बैठना। जैसे बताया था ना कि आरजू खिड़की से सटकर बैठ गई थी, अर्थात खिड़की से चिपक कर बैठ गई थी। लुभावना, लुभावने का अर्थ होता है आकर्षक। आकर्षक मतलब अपनी ओर आकर्षित करने वाला, अच्छा लगना। पर्यटक, पर्यटक का अर्थ होता है यात्री। क्या होता है, यात्री अर्थात टूरिस्ट। देखिए बेटा अगला है हमारा ओझल। ओझल मतलब छिपा हुआ। असमंजस, असमंजस का अर्थ होता है दुविधा। ठीक है। टकटकी, टकटकी मतलब लगातार देखना, जैसे कि वो तितली को क्या करती है, टकटकी लगाकर देखने लग जाती है। मंत्रमुग्ध, मंत्रमुग्ध मतलब सम्मोहित होना। ठीक है, सम्मोहित मतलब किसी चीज में खो जाना। मानव निर्मित, मैंने बताया था ना, मानव निर्मित मनुष्य द्वारा बनाया गया। प्राकृतिक निर्मित कैसा होता है, प्राकृतिक मतलब कि जो प्रकृति ने बनाया है। मानव निर्मित मतलब मनुष्य ने जो बनाया है, मनुष्य द्वारा बनाया गया। तो ये थे हमारे कुछ शब्दों, कठिन शब्दों के अर्थ जो कि आपने अच्छे से समझे। तो ये कठिन शब्द ये कठिन शब्द लिखने के बाद ये शब्दार्थ आपको हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो अब हम देखने जा रहे हैं आओ करे 1, आओ करे 2 और आओ करे 3। तो देखिए बेटा, अब आपने इस पाठ का पठन अभ्यास भी कर लिया है और इस पाठ का सार भी समझ लिया है। तो जैसे कि जब हमने पाठ का पठन अभ्यास किया था तो मैंने आपको कुछ अव्यवस्थित क्रम में कुछ वाक्य दिखाए थे, कुछ लिखने के लिए आपको आपकी फेयर नोटबुक में बोला था कि आप उनको क्या करेंगे, क्रमबद्ध रूप से लिखेंगे, क्योंकि वे अव्यवस्थित थे, उनको व्यवस्थित करना था। तो एक बार देखिए फिर से दोबारा उन वाक्यों को देखते हैं। तो देखिए पहला वाक्य क्या था, अब बारी कंपनी बाग जाने की थी। पिताजी ने एक और इशारा करते हुए दिखाया कि यह पहाड़ हिमालय पर्वत की श्रृंखला है। लकड़ी की वह घड़ी बेहद ही खूबसूरत थी। जब आँख खुली तो मैं पहाड़ों की रानी मसूरी पहुंचने वाली थी। मैंने रुआंसा सा मुंह बनाकर पूछा कि हमने लाल टिब्बा, कैंपटी फॉल इत्यादि को क्यों नहीं देखा। झरने के पास एक छोटी सी झील में मछलियों का तालाब भी था। हमारा होटल कैमल बैक रोड नामक सड़क किनारे स्थित था। उड़न खटोले की मदद से कुछ ही मिनटों में हम पहाड़ी की उस चोटी पर थे जिसे गनहिल कहते हैं। तो ये कुछ वाक्य थे, मैंने आपको दिए थे। तो मैं आशा करती हूँ कि इन्हें सुव्यवस्थित तरीके से आपने लिख लिया होगा। तो एक बार हम अपने सभी मिलाएंगे, देखेंगे कि हमारे जो वाक्य हैं कितने सही हैं। तो इसमें पहला वाक्य कौन सा है, तो देखिए पहला वाक्य कौन सा आएगा, जब आँख खुली तो मैं पहाड़ों की रानी मसूरी पहुँचने वाली थी। ठीक है, दूसरा कौन सा आएगा, हमारा होटल कैमल बैक रोड नामक सड़क के किनारे स्थित था। उड़न खटोले की मदद से कुछ ही मिनटों में हम पहाड़ी की उस चोटी पर थे जिसे गनहिल कहते हैं। पिताजी ने एक और इशारा करते हुए दिखाया कि पहाड़ हिमालय पर्वत की श्रृंखला है। अब बारी कंपनी बाग जाने की थी। झरने के पास ही एक छोटी सी झील में मछलियों का तालाब भी था। लकड़ी की वह बड़ी बेहद ही खूबसूरत थी, है ना। तो ये थे हमारे वाक्य। तो सभी अपने मिलाइएगा, अच्छे से देखिएगा किस किस के सही हैं और इन्हें अपनी फेयर नोटबुक में अच्छे से लिखिएगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे आओ करे 1, आओ करे 2 और आओ करे 3। तो देखिए बेटा, अब अभी आपने इस पाठ के सार के बारे में जाना तथा मसूरी से संबंधित कुछ इतिहास भी आपने समझा। तो अब इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्न हम करने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे आओ करे 1। तो आओ करे 1 में क्या करना है हमें कि यहाँ पर इस अध्याय से संबंधित कुछ वाक्य दिए गए हैं। तो इनमें से बेटा कुछ वाक्य गलत हैं तथा कुछ सही हैं। जो इस अध्याय के आधार पर वाक्य सही हैं उनके सामने सही का निशान लगाना है तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का निशान लगाना है। तो देखिए हमारा पहला वाक्य क्या है, इस सुंदर नज़ारे ने पूरे शरीर में स्फूर्ति भर दी थी।
तो बताइए ये वाक्य सही है गलत है? ये वाक्य सही है ना। ये कहा था ना कि जो मसूरी का जो दृश्य था, बाहर का जो नज़ारा था, उसने उसके शरीर में स्फूर्ति भर दी थी। अब अच्छा ये बताइए ये वाक्य किसने कहा था? आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिएगा कि ये वाक्य किसने कहा था। अगला वाक्य है, माँ कार चला रही थी और हम पीछे बैठकर खेल रहे थे। तो ये वाक्य क्या है? ये वाक्य गलत है, क्योंकि कार कौन चला रहे थे? पिताजी। तो इसलिए ये वाक्य गलत है। हमने रेस्तरां में गोभी के पराठे खाए। रेस्तरां का पता चल गया आपको क्या होता है? रेस्टोरेंट, ढाबा, ठीक है। उन्होंने रेस्टोरेंट में गोभी के पराठे खाए थे, हाँ या ना? गलत, नहीं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर गोभी के पराठे नहीं बल्कि आलू के पराठे खाए थे। तो इसलिए यह वाक्य भी गलत है। मैं दोनों आंखें बंद करके प्रकृति की सुंदरता का आनंद उठाने लगी। तो बताइए ये वाक्य गलत है या सही है? जल्दी बताइए। ये वाक्य भी गलत है, क्योंकि वो दोनों आंखें बंद करके नहीं बल्कि दोनों आंखें खोल के दोनों हाथों को फैलाकर प्रकृति की सुंदरता का लुत्फ उठाने लगी। अगला अगला वाक्य है, कंपनी बाग बहुत ही साफ सुथरा और सुंदर था। तो यह वाक्य सही है, क्योंकि कंपनी बाग कैसा था? साफ सुंदर था और बहुत सुंदर था, क्योंकि उसमें बहुत सारे फूल थे। तो ये था हमारा आओ करे दो, सॉरी आओ करे एक। तो अब हम आओ करे दो देखेंगे। तो देखिए बेटा, आओ करे दो में क्या करना है? पाठ के आधार पर खालिस्तान भरिए। तो यहाँ पर कुछ वाक्य हैं, ये वाक्य भी बेटा पाठ के आधार पर दिए गए हैं और उनमें खालिस्तान छोड़े गए हैं, इन्हें हमें फिल करना है, इनको भरना है। तो देखिए पहला क्या है? रात भर यात्रा करने के बाद भी चेहरे पर डैश का नामो निशान नहीं था। तो किसका नामो निशान नहीं था? थकान। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? थकान। कि रात भर यात्रा करने के बाद भी चेहरे पर थकान का कोई नामो निशान नहीं था। अगला है ख। तो देखिए ख में क्या करना है? पिताजी हमें सड़क किनारे बने एक डैश पर ले गए। तो किस पर ले गए थे? बताइए। स्थान पर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? स्थान। अब क्या है? लेखिका का भाई भी अपने हाथ खोल हवा को गले लगाने का डैश करने लगा। तो बताइए जब वो गन हिल पर गए थे तो दोनों बहन भाई क्या करने लगे थे? हाथ खोल के प्रकृति का आनंद ले रहे थे ना। तो उसका भाई भी क्या करने लगा था? अभिनय। बताया था ना, एक्टिंग करने लगा था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अभिनय। अब है घ। रंग बिरंगे फूल इतने सुंदर थे कि मैं डैश लगाए उन्हें देखते ही जा रही थी। तो यहाँ क्या आ जाएगा? टकटकी। क्या आएगा बेटा यहाँ पर? टकटकी। तो देखिए बेटा ये था हमारा आओ करे दो। तो हमारे आओ करे दो आपने देखा। तो पहले में हमारा आएगा थकान, दूसरे में आएगा स्थान, तीसरे में आएगा अभिनय और चौथे में आएगा टकटकी। तो अब देखते हैं बेटा आओ करे तीन। तो आओ करे तीन क्या है? आओ करे तीन में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे और उन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, पहाड़ों की रानी किस जगह को कहा जाता है? तो ये तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा। किसको? मसूरी को। तो पहाड़ों की रानी मसूरी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रोड को कैमल बैक रोड क्यों कहा जाता है? तो बताइए जिस रोड पर लेखिका और उसके भाई और उसका पूरा परिवार ठहरा था वो कौन सा रोड था? कैमल बैक रोड। और उसे कैमल बैक रोड क्यों कहा जाता है? बताइए। क्योंकि जिस तरीके से एक ऊंट की कमर होती है वैसे ही वह रोड था। कैसा? कहीं से उस पे ढलान थी, कहीं उस पे चढ़ाई थी। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ऊंट की उसमें पीठ में कुबड़ होते हैं, कहीं से उसकी जो पीठ है वो बहुत उठी हुई होती है, कहीं से नीचे की तरफ होती है, मतलब बिल्कुल प्लेन नहीं होती है। तो इस तरीके से वो रोड था, इसलिए उस रोड को कैमल बैक रोड कहा जाता है। तो हम कैसे लिख सकते हैं? उस रोड को कैमल बैक रोड इसलिए कहा जाता था क्योंकि जिस तरीके से एक ऊंट की पीठ होती है वैसे ही वह रोड था, कहीं से उठा हुआ, कहीं से ढलान, कहीं से उसमें बहुत टीला सा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, उड़न खटोले से नीचे का नज़ारा कैसा था? तो बताइए, आरजू ने बताया था ना कैसा था? उड़न खटोले से नीचे का नज़ारा बहुत ही क्या था? मन भावन था, है ना?
मनोहारी था, मतलब कि जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे कि नीचे, वैसे वैसे जो नीचे की चीज़ें थी छोटी होती जा रही थी। तो अत्यंत लुभावना था। ठीक है। गन हिल के नाम के पीछे क्या कहानी है? तो बताइए क्या कौन सी कहानी थी, किसने बताई थी? चलो पहले ये बताओ कि गन हिल की कहानी उसे किसने बताई थी, उसकी माँ ने या पिताजी ने? बताओ किसने बताई थी? ना तो उनके पिताजी ने बताई थी, आरजू के पिताजी ने, ना उनकी माँ ने, बल्कि जो गन हिल पर जो रेस्टोरेंट था, जो ढाबा था जहाँ उन्होंने खाना वगैरह खाया था, ये दूसरा है। ठीक है बेटा। तो जहाँ पर उन्होंने जहाँ गन हिल पर जब वो ऊपर गए थे, जहाँ मैदान था, वहाँ पर एक ढाबा भी था ऊपर। तो उसमें काम करने वाले ने उन्हें बताया था कि यहाँ पर आज़ादी से पहले क्या किया जाता था। एक समय था जिस पर रोज़ाना गोली दागी जाती थी, और हर रोज़ाना उसी समय पर यही काम होता था। तो सब लोग अपनी घड़ियों को अब उस समय से मिला लेते थे, सही कर लेते थे। तो तभी से उस पहाड़ी का नाम क्या पड़ गया था? गन हिल पड़ गया था। ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे। इससे अलग छोटे छोटे प्रश्न हैं और वो भी हम करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ को आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आओ करे एक, आओ करे दो और आओ करे तीन। और इसके अलावा हम करेंगे अपने पाठ को